अब ज़रा हमने न्यूमेरिकल की तरफ मूव करना है। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो है वो हमने देखना है, उसको ज़रा हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, समझना है हमने। तो बेसिकली हमारे चार हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। हमें समझ लग गई है कि सैलरी किस तरह कैलकुलेट होती है, प्रॉपर्टी किस तरह कैलकुलेट होती है, अदर सोर्स किस तरह कैलकुलेट होता है, सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इन चार हेड्स ऑफ इनकम में से हमारा अमूमी तौर के ऊपर क्या होता है, पेपर में न्यूमेरिकल जो है वो आ रहा होता है और 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो है वो हमारा उसने पेपर में गिवन किया होता है। अब इस न्यूमेरिकल का फॉर्मेट और साथ हमने रिबेट्स वगैरह को इंटीग्रेट करके इसको ख़त्म करना है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम स्टार्ट में यहाँ पे लिखते हैं कि जी उस बंदे का नाम क्या था, मिस्टर नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा जिसके बारे में हम कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। फिर हम बताते हैं वो कौन है कि जी जिसके बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है या गवर्नमेंट है। एओपी की और कंपनी की और गवर्नमेंट के टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो हमें देखना नहीं पड़ता। हम यहाँ पे इंडिविजुअल और एओपी की बात ही कर रहे होते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कि वो बंदा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर हम लेते हैं कि हमारे पास टैक्स ईयर कौन सा है, हम उसकी बात करते हैं। अब टैक्स ईयर अमूमन हमारे पास जो सवाल में गिवन होगा वही हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। तो सवाल में टैक्स ईयर होगा हमारे पास 2024, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये चीज़ जो बेसिकली है ना, ये वाली चीज़, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, मेरी ये टैक्स पेयर की प्रोफाइल है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था बेसिक्स वाला, उसमें हम पढ़ के आए थे कि इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, टैक्स पेयर क्या होता है। ये सारा कुछ जो है वो हमने वहाँ पे तफसील में डिस्कस जो है वो किया हुआ था। अब जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जो न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब अगर आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल की जो रिक्वायरमेंट आ रही होती है वो है जी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेएबल जो है वो हमसे मांग रहा होता है। अगर आप आगे बात करें, मतलब आप अगर न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट देखें तो न्यूमेरिकल्स की रिक्वायरमेंट में चार चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनर भाई साहब जो हैं मांग रहे होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, टोटल इनकम है, वो हमने बतानी है क्या है। दूसरे एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो हमसे मांग रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, वो क्या होती है उसके बारे में हमने बताना होता है। तीसरा वो हमसे मांगता है कि बताएं टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, उसको फाइंड आउट करना है। और चौथा हमने जो है वो क्या बताना होता है कि कितना मुझे टैक्स पेएबल जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चार चीज़ें जो हैं एग्जामिनर भाई साहब जो हैं वो पेपर में क्या कर रहे होते हैं, आपसे पूछ रहे होते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमने न्यूमेरिकल में बड़े वाजिया तौर के ऊपर कैलकुलेट करके देनी होती हैं। अगर हम न्यूमेरिकल में इनको वाजिया तौर के ऊपर कैलकुलेट नहीं करेंगे, मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने मुझे कहा है टोटल इनकम बताओ, मैं टोटल इनकम नहीं बताता। उसने मुझे कहा है टैक्सेबल इनकम बताओ, मैं टैक्सेबल इनकम नहीं बताता। अगर मैं वाजिया तौर के ऊपर नहीं बताऊंगा तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, सब कुछ जो है वो क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाजिया तौर के ऊपर कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो इसी पे हम चलेंगे और हम अपना न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये आपको जिस फॉर्मेट पे करवा रहा हूँ, बेसिकली यही फॉर्मेट हमारा रिटर्न्स का होता है। इसी वे में हम अपनी क्या कर रहे होते हैं, रिटर्न्स जो है फाइल कर रहे होते हैं। तो पेपर में जब आपने लिखना है तो आपने एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो लिख लेंगे, डैट इज़ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो उसने आपसे पूछा होगा आपने उसको वही क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे आपने दो कॉलम्स में बनाना है अपना न्यूमेरिकल फॉर्मेट, और रुपीज़ जो हैं वो लिखने हैं, इन थाउजेंड है, इन मिलियंस है, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, बड़ा उसको एक्टिव उसको मेंशन करना है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे हम अपने हेड्स ऑफ इनकम जो है वो कैलकुलेट करके आ चुके हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आप इसकी तफसील में देख के आ चुके हुए कैसे है कैसे नहीं। आप एक वर्किंग बना के, न्यूमेरिकल जब करेंगे सिखाऊंगा, वर्किंग बना के आप क्या कर सकते हैं, सैलरी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ें, अगला हेड ऑफ इनकम दें जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहे होते हैं। वो हम क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं। आप वर्किंग बनाएं, प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, कैसे है सिखा दूंगा आपको। थर्ड हमारे पास क्या आता है, डैट इज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। हमने बहुत तफसील में देखा है कैपिटल गेंस क्या होता है क्या नहीं होता, हमने बहुत तफसील में डिस्कस की है।
उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से सेपरेट न्यूमेरिकल आता है, लेकिन हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम तो है, हमने यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखना होता है। और एंड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो मैंने यहाँ पे क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मेरे पास आ जाएगा। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। आप इनको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी आप वो यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, आप उनको यहाँ पे लाकर प्लेस कर देंगे। अब इनकम सैलरी आपने कैलकुलेट की, टोटल सारे रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, सैलरी किस तरह कैलकुलेट होनी है यहाँ पे लाके लिखेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट की है जी, कैसे आपका आरसीटी आएगा, कैसे उसमें से हम एक्सपेंडिचर्स लेस करवाएंगे, कैसे आपकी नेट इनकम आएगी, वो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लाके सारा यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 37, 38, 37A, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इन पांचों इनकम को जब हम जमा करेंगे तो ये जो मेरे पास जवाब आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम टोटल इनकम कहेंगे। ये जो पांचों हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, टोटल इनकम। पहली हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूमेरिकल में वो क्या होती है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना होती है। देखिए अगर आप टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे आपके मार्क्स जो हैं वो लूज हो जाएंगे। जैसे देखें ये सवाल है आपके पास सितंबर 2023 का, रिक्वायरमेंट क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। क्या करना है आपने कैलकुलेट, उसने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि आपने करेक्ट हेड ऑफ इनकम में बताना है टोटल इनकम कितनी आई है, टैक्सेबल कितनी आई है, नेट टैक्स पेएबल या रिफंडेबल आपने बताना है। ये रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है आपसे, आप इससे ऊपर चले जाएंगे। सवाल है आपके पास डैट इज़ फ्रॉम स्प्रिंग 2023 का सवाल है। रिक्वायरमेंट है अंडर द रूल्स ऑफ अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर 2001 एंड रूल्स मेड अंडर, क्या बताएं जी, कंप्यूट टोटल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू कितना है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको देना होता है। तो बेसिकली ये हमारी एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट है। हमने क्या करना है, हमने टोटल इनकम जो है वो सेपरेटली शो करनी है, बताएं कितनी होगी, हमने टैक्सेबल इनकम बतानी है कितनी होगी। तो ये हमने सबसे पहले लिखना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कहेंगे जी वो मैंने पेपर पूरा किया, सब कुछ लिखा था, फेल मैं क्यों हो गया हूँ। आप इसलिए फेल हुए कि बिकॉज आपने उसकी रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस नहीं की थी। तो रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस करना जो है वो बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास क्या आएगा, जब आप पांचों हेड्स ऑफ इनकम को लिखेंगे, इनको जमा कर लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल इनकम आ रहा होगा। अब टोटल इनकम क्या होती है, इसे कह सकते हैं सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। ये क्या होगी, हमारी टोटल इनकम कहला रही होती है। और हमने जब चैप्टर 1 पढ़े थे, चैप्टर 1 में हमने ये टोटल इनकम के बारे में पढ़ा भी था कि टोटल इनकम क्या होती है, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड टू बी आ हमारा टोटल इनकम कहला रही होती है। अब इस टोटल इनकम की जब हम बात करते हैं, इसमें सारी इनकम शामिल है। इसमें हमारी नॉर्मल टैक्स रजीम की जो एनटीआर की इनकम है वो भी इसका पार्ट बनेगी, एफटीआर की इनकम जो है वो भी इसमें शो हो रही है, जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ आइटम में हम लेके गए हैं वो भी, इवन एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो भी हमने बीच में क्या की होती हैं, ऐड की होती हैं। बिकॉज सवाल है कि टोटल इनकम कितने कमाए हैं, कुल पैसे कितने कमाए हैं, तो सारी आपने यहाँ पे बतानी है। अब सैलरी में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, जो गोल्डन हैंडशेक है उसको हम सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना सकते हैं। आप लिखेंगे टोटल में शो करेंगे। कैपिटल गेन में हमें पता है कि जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ हैं अंडर सेक्शन 37A हो गया, और हमारे पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई वो किसका पार्ट बनता है, सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनता है। फिर अदर सोर्स में हम एफटीआर के आइटम्स जो हैं वो सारी पढ़ के आ चुके हैं, डिविडेंड वगैरह वो हम सारी यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो जब हम टोटल इनकम शो करेंगे, टोटल का मतलब कुल इनकम है, सारी इनकम हमने यहाँ पे बतानी है कि एनटीआर वाली कितनी है, एफटीआर वाली कितनी है, सेपरेट ब्लॉक कितनी है, एग्जाम कितनी है, ये सारी इनकम हमने क्या करनी है, यहाँ पे शो करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल इनकम हमने यहाँ पर शो करनी है। अब टोटल इनकम के बाद नेक्स्ट इनकम हमने क्या निकालनी होती है, टैक्सेबल इनकम। अब टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, रिमेंबर ये चीज़ याद रखनी है कि हम अपनी क्या कैलकुलेट करेंगे, हम अपनी कैलकुलेट करेंगे कि भाईजान बताएं टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम आई, इसमें से हम लेस करवा देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। क्या लेस करवा देंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाने के बाद जो मेरी इनकम आएगी, इसे मैं क्या कह रहा हूँगा, ये मेरी टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी।
तो टोटल इनकम हमने निकाल ली है, टैक्सेबल इनकम पे हमने जाना है, तो हमें क्या लेस करवाना पड़ेगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारी इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं। अब एक चीज़ है, मैंने क्लेम किया, उससे मेरी इनकम कम हुई, इनकम कम होगा, मेरा टैक्स भी क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं कहला रहे होते हैं। अब डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से लेस करवानी पड़ेगी सेपरेट ब्लॉक की इनकम और एफटीआर की इनकम जो है वो हमें लेस करवानी पड़ेगी। तो जो इस टोटल इनकम में सेपरेट ब्लॉक की इनकम शामिल होगी, एफटीआर की इनकम होगी, वो हमें लेस करवानी पड़ेगी। मतलब अगर मैं गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बना रहा हूँ, जितना भी गोल्डन हैंडशेक होगा वो मैं यहाँ पे लेस करवाऊँगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 37A सिक्योरिटीज़ आई थी या मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर गेन आया था, ये सारा सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनता है, मैं वो क्या करूँगा, यहाँ पे लेस करवाऊँगा। अगर मैंने ऊपर डिविडेंड जो है, प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो ऐड किया हुआ था, वो भी मैं इसमें से क्या करवाऊँगा, लेस करवाऊँगा। अगर मैंने ऊपर अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो की हुई थी, अब एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन टोटल इनकम में तो बताना है कि भाई मैंने ये पैसे कमाए हैं, वो भी क्या करूँगा, मैं लेस करवाऊँगा। तो ये सारा लेस करवाने के बाद जो मेरे पास जवाब आएगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये मेरी टैक्स, ये मेरी कहलाएगी टोटल इनकम अंडर एनटीआर। ये मेरी क्या कहलाएगी, टोटल इनकम अंडर एनटीआर, कि ये वो इनकम है जो नॉर्मल टैक्स रजीम का पार्ट बनती है। और हम पढ़ के आ चुके हुए हैं क्लियरली, जब मैं आपको सेपरेट ब्लॉक पढ़ा रहा था, बताया था कि सेपरेट ब्लॉक के आइटम से कभी भी डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस नहीं हो सकते। एफटीआर के बारे में हम क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि एफटीआर के आइटम से कभी भी जो हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस नहीं हो सकते। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस कहाँ से लेस होते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे हमेशा एनटीआर की इनकम से लेस होते हैं। तो ये मेरे पास आ गई है टोटल इनकम अंडर एनटीआर। अब जब टोटल इनकम अंडर एनटीआर आ जाएगी, इसमें से मैंने क्या करवाने हैं, इसमें से मैंने डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो लेस करवाने हैं। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हम अपनी इनकम में से लेस करवा रहे होते हैं। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 जो हैं वो आपने याद रखने हैं। एक नंबर 1 पे आपके पास आ जाएगी ज़कात, और ये ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, वो वाले। ये नहीं कि दोस्तों को ज़कात पे कर दी, रिलेटिव्स को ज़कात पे कर दी, वो नहीं। जो ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस पे की जाएगी, जितनी भी हम ज़कात पे करेंगे वो हमने यहाँ पे क्या करवा देनी है, लेस करवा देनी है। ज़कात आपके डिविडेंड से लेस हुई है, ज़कात आपके प्रॉफिट ऑन डेट से लेस हुई है, ज़कात बैंक ने काट ली है, जितनी ज़कात पे करेंगे यहाँ पे आप आके यहाँ पे क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। रिमेंबर, अगर आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कोई ज़कात पे करता है और बिजनेस वाले कहना मैं ज़कात को अपना एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करना चाहता हूँ, ज़कात कभी भी एक्सपेंस क्लेम नहीं हो सकती। ज़कात इस टोटल इनकम में से आके एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्या हो रही होगी, लेस हो रही होगी। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन हम करेंगे वर्कर वेलफेयर फंड के ऊपर या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के ऊपर, जितनी भी हमने कंट्रीब्यूशन की होगी वो भी हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवा रहे होंगे। और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा कि जी ये आ जाएगा अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी तालीम के ऊपर अखराजात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्चे वगैरह होंगे वो भी हम लेस करवाएंगे। कैसे लेस करवाएंगे, रूल्स देखते हैं। तो इस टोटल इनकम में से अगर इनमें से कोई हमने ज़कात पे की है, वर्कर वेलफेयर फंड पे कंट्रीब्यूशन की है, या एजुकेशनल एक्सपेंसेस कोई अलाउंस वगैरह पे किया है, वो लेस करवाएंगे। वो लेस करवाने के बाद जो ये मेरी इनकम आएगी, इसे मैं क्या कहूँगा, ये मेरी टैक्सेबल इनकम जो है वो कहला रही होगी। इसे हम क्या कहेंगे, ये मेरी कौन सी इनकम है, ये मेरी टैक्सेबल इनकम कंसीडर हो रही होगी। तो न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट क्या है कि बताएं टोटल इनकम क्या है, हम बताएंगे। रिक्वायरमेंट होगी बताएं टैक्सेबल इनकम क्या है, वो भी हमने क्या करनी होगी, बतानी होगी। तो ये टोटल इनकम है, आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि दिस इज द टोटल इनकम विच मीन्स सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। इसमें एनटीआर की, एफटीआर की, सेपरेट ब्लॉक की सारी इनकम शामिल होंगी। जब हमने टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो उसमें से जब टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करवा देंगे तो ये आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। तो ये 2 चीज़ें शो करनी है। अगर आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इनकम की कैलकुलेशन जो है वो कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे की है। अब जब टैक्स निकाल देते हैं ना, अच्छा 90% अवाम जो है, स्टूडेंट जो हैं, उनको इनकम की कैलकुलेशन में कभी भी मसला नहीं होता।
उनको मसला आता है टैक्सेशन में, कि जब उन्होंने टैक्स निकालना होता है तो टैक्सेशन जो है बेसिकली ये प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के लिए, यहाँ पे वो सफ़र करते हैं। अब जब आपने इनकम निकाल लिया ना, अब टैक्सेशन की बारी आएगी, और टैक्सेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपने डिटर्मिन करना है कि वो बंदा जिसके टैक्सेशन कर रहे हैं, क्या वो बंदा सैलरीड है या वो बंदा नवाज शरीफ है, मतलब नॉन सैलरीड है, NS4। ये आपने डिटर्मिन करना है। इसका क्राइटेरिया क्या है डिटर्मिन करने का, ये आपको सैलरी पढ़ाते हुए बताया था कि आपके पास जो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आई होगी, आपने ये वाली अमाउंट पकड़नी है, इसको जाके डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। मतलब टोटल सैलरी को आप डिवाइड किस पे करेंगे, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। जब आपने ये डिटर्मिन करना है कि बंदा आपका सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, रूल क्या होगा, असूल क्या होगा हमारे पास, कि हमने देखना है कि भाईजान टोटल सैलरी उस बंदे की, उसको डिवाइड कर देना है आपने टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। किसके ऊपर, टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर। मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। अगर आंसर 75% या उससे ज़्यादा आया तो हम कहेंगे मुबारक हो, सैलरीड है। और अगर हमने इसको सॉल्व किया और आंसर 75% से कम आया तो हम कहेंगे अफसोस की बात है, ये क्या है, नॉन सैलरीड है। तो ये हमने डिटर्मिन करना है। अगर पेपर में आपको कैसे फैसला करना है, अब बाइक कैप हॉल में गए हैं, पेपर पकड़ा है, पेपर पे बिल्कुल आपने आखिरी पेज पे आ जाना। अगर आखिरी पेज पे सिर्फ सैलरीड के रेट गिवन है, इसका मतलब पूरे पेपर में सैलरीड नॉन सैलरीड की कोई क्लासेस वगैरह नहीं है, सिर्फ सैलरीड ही है। लेकिन अगर पेपर में सैलरीड के रेट भी गिवन है, नॉन सैलरीड के रेट भी गिवन है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सैलरीड और नॉन सैलरीड जो है वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब आपको लग गया पता कि सैलरीड है, आपको लग गया पता नॉन सैलरीड है, उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, आप अपना रेट जो है वो लगा रहे होंगे। अब आप रेट लगाएंगे, जो भी आपके पास रेट आएगा, सॉरी जो भी आपके पास अमाउंट होगी, आप वो अमाउंट पकड़ेंगे और उसको रेलेवेंट स्लैब रेट में जाके अप्लाई करेंगे। अब रेलेवेंट स्लैब रेट्स ये हैं हमारे पास, ये स्लैब रेट्स हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं। ये सैलरीड के स्लैब्स हैं, ये नॉन सैलरीड के हैं। आपने देख रहे हैं कि जो आपने टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की हुई है वो किस स्लैब में फॉल कर रहे हैं, जो हमने सैलरी में कैलकुलेट करना सीखा भी था। वो जिस स्लैब में फॉल कर रहे होंगे आप उस स्लैब से पकड़ेंगे, रेट लगाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, ये एक टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आ रही होगी। डन, ये है जी, आपके पास टैक्स आ गया, स्लैब से रेट लगा के। अब कहानी यहाँ पे शुरू होगी आपके पास। आप सबसे पहले लेस करवाएंगे, अगर वो बंदा एलिजिबल है फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए तो आप क्या लेस करवाएंगे, फुल टाइम टीचर अलाउंस या फुल टाइम जो रिसर्चर अलाउंस होगा वो आप लेस करवाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का भी हम सीखेंगे कि हम उस फुल टाइम टीचर की या रिसर्चर की सैलरी का 25% लेंगे टैक्स का, वो यहाँ पे लेस करवा देंगे। ये लेस करवाने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी से लेस करवाएंगे, आपके पास कोई जवाब जो है वो आ जाएगा। अब इस जवाब में से हम क्या करेंगे, हम लेस करवाएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अगर आपकी फॉरेन इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल है, आप डिक्लेयर करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा होगा। अब इसको क्लेम करने का असूल क्या होगा, वो असूल होता है कि हमने फॉरेन में कितना टैक्स पे किया है, एक्चुअल टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, और हम लेंगे एवरेज टैक्स ऑन दैट इनकम। इसका फॉर्मूला होगा A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। A क्या होगा, A इज़ द टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस, B जो है टैक्सेबल इनकम, और C होगा हमारे पास दैट इज़ फॉरेन इनकम। अभी जब हम रूल पढ़ेंगे हम इसमें आएंगे। तो जो इन दोनों में से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या करवाएंगे, इस टैक्स लायबिलिटी में से लेस करवा देंगे। ये टैक्स लायबिलिटी में से लेस करवाने के बाद मेरे पास क्या होगा, मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या से लेस करवाएंगे, हम फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब ये हम क्या लेस करवा रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे टैक्स क्रेडिट्स लेस करवा रहे हैं, या जिन्हें टैक्स रिबेट्स कहते हैं वो लेस करवा रहे हैं।
टैक्स क्रेडिट्स या टैक्स रिबेट्स क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने किए हैं, या ये वो चीज़ें हैं जो हमने इनकर की हैं, अब इसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो वो तमाम चीज़ें जो मेरी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टैक्स क्रेडिट जो है वो कह रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें जिनसे मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट्स वगैरह जो हैं वो कह रहे होते हैं। तो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस वो हैं जो हमारी इनकम को कम करते हैं। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं? जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे लेस करवाएंगे, जो हमारे एवरेज रिलीफ्स होंगे वो 2 आएंगे, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे लेस करवाना होगा। ये भी हमारे रिबेट ऑन डोनेशन है। हम पढ़ के आए थे जब हमने वो बेसिक्स चैप्टर पढ़ा था कि अगर आप डोनेशन करते हैं गवर्नमेंट आपको रिबेट देती है, आप डोनेशन करते हैं गवर्नमेंट आपको टैक्स क्रेडिट देती है। वो जो हम वहाँ पढ़ के आए थे ना, वो यहाँ पे सीख रहे हैं कि वो किस तरह से दे रही होती है। अब इसमें जब अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह की है गवर्नमेंट के अप्रूव्ड इदारों के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? रिबेट ऑन डोनेशन मिलेगा। जितनी डोनेशन की अमाउंट की होगी उस पर क्या मिलेगा? आपको रिबेट मिलेगा, कैलकुलेट करके एवरेज के फॉर्मूला से। वही फॉर्मूला होगा हमारे पास A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। बस यहाँ पे A जो है टैक्स लायबिलिटी हम ये वाली इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो जवाब आएगा वो हम लेस करवाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा रिबेट ऑन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अगर मैं कोई अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे? ये रिबेट जो है इसी फॉर्मूला के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लाके हम लेस करवा रहे होंगे। उसके अलावा जो मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स अगर मैंने ली हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर भी रिबेट जो है वो मैं लेस करवाऊंगा, और ये रिसेंट बिजनेस में आया भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इस टैक्स लायबिलिटी में से अगर मैंने कोई डोनेशन की है रिबेट मिलेगा, मैं लेस करवा दूंगा। अगर मैंने अप्रूव पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन की है उसका रिबेट मिलेगा, लेस करवा दूंगा। अगर मैं अपने कारोबार में कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आया तो उसका रिबेट मिलेगा, मैं वो भी लेस करवा दूंगा। ये लेस करवाने के बाद मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पास कहलाएगी कि ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है आफ्टर रिबेट्स। ये मेरी क्या है? टैक्स लायबिलिटी आफ्टर क्रेडिट्स या आफ्टर रिबेट्स जो है वो कंसिडर हो रही होगी। जब हम आफ्टर रिबेट्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देंगे, तो हम इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टैक्स ऑन FTR और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। बिकॉज जब FTR की मुझे इनकम मिली थी तो मैंने उसके ऊपर टैक्स जो है वो पे किया हुआ था, वो भी मैं इसमें क्या करूँगा? ऐड कर दूँगा। सेपरेट ब्लॉक की इनकम का टैक्स जो है मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगा। तो ये ऐड करने के बाद मेरे पास जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, इसे हम कहते हैं कि ये मेरी क्या कहलाती है? टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये मेरी क्या कहलाती है? टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये है टोटल टैक्स लायबिलिटी कि जी ये इनकम थी, इनकम के ऊपर रेट लगाया, ये सारे रिबेट्स जो हैं वो लेस करवाए, उसके बाद FTR का टैक्स भी ऐड किया, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी ऐड किया। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, जब हम FTR के बारे में पढ़े थे क्लियरली बताया था कि FBR की टैक्स में से कोई किसी किस्म का रिबेट लेस नहीं हो सकता, इसलिए तमाम ये रिबेट्स हमने NTR के टैक्स में से लेस करवाए हैं, FTR में से लेस नहीं करवाए। तो ये आ जाएगी टोटल टैक्स लायबिलिटी। जब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, इसमें से हम लेस करवाएंगे जो मेरे तमाम एडवांस टैक्सेस वगैरह जो हैं, जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। मतलब जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस होंगे, सैलरी पे, डिविडेंड पे, प्रॉफिट ऑन डेट पे, प्रॉपर्टी पे, वो सारे जो हैं वो मैं इसमें से क्या करवा दूंगा? लेस करवा दूंगा। मेरे पास फिर से लायबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद अगर मैंने कोई फ़ाइन वगैरह पे करना है, कोई पेनल्टी वगैरह पे करनी है जो मुझे हुकूमत ने डाल दी है, कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, कोई पेनल्टी वगैरह, वो इसमें ऐड की जाएगी। अगर मैंने कोई माजी में टैक्स क्रेडिट लिया था और मैंने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, वो मुझे जो माजी में उन्होंने टैक्स रिबेट दिया था वो भी मेरा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट जो मैंने प्रीवियसली अपनी टैक्स कम किया था, इस दफ़ा इसमें ऐड कर दूंगा, और एट द एंड मेरे पास जो आएगा ये मेरा होगा टैक्स पेएबल विद रिटर्न। ये मैंने क्या करना होगा? मैंने इस तरह से गवर्नमेंट को अपना टैक्स जो है वो पे करना होगा। तो बेसिकली ये सारी कहानी है टैक्स की, जहाँ पे मेजॉरिटी बच्चा जो है सफ़र कर रहा होता है। तो कहानी में जब हमारा जो आता है रिक्वायरमेंट, टोटल इनकम बताओ,
टैक्सेबल इनकम बताओ, टैक्स लायबिलिटी बताओ, टैक्स पेएबल बताओ। तो हम न्यूमेरिकल इस तरह ही शुरू करेंगे। पहले हम बताएंगे टोटल इनकम कैसे है, तमाम हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे, सारा हमने सीख लिया हुआ है। उसमें NTR, FTR, सेटलमेंट ब्लॉक सारी इनकम आ जाएंगी, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल इनकम। फिर इस टोटल इनकम में से FTR की सेटलमेंट ब्लॉक की इनकम जो है वो मैंने लेस करवा देनी है, तो मेरे पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम अंडर NTR। इस टैक्सेबल इनकम अंडर NTR में से मैंने क्या लेस करवाना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवाना है, जिसमें ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड और अलाउंसेस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे, ये मैं लेस करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम शो करने के नंबर हैं, टैक्सेबल इनकम शो करने के नंबर हैं। आप कभी जाके मार्केट स्कीम देखेंगे, बाकायदा उसने बताया हुआ है कि नंबर है। जब आपने इनकम निकाल ली, अब आपने क्या करनी है, टैक्सेशन। तो आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा कि वो बंदा सैलरीड है कि वो बंदा नॉन सैलरीड है। तो उसका फैसला कैसे होगा, आप रेट पकड़ेंगे, रेट पकड़ने के बाद आप जो रेलिवेंट स्लैब में फॉल कर रहे हैं आप उस पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आपके पास टैक्स आ जाएगा। उसमें से तमाम अलाउंसेस वगैरह ये लेस करवाएंगे, FTR का टैक्स इसमें ऐड करेंगे, फाइन पेनल्टी ऐड करेंगे, टैक्स पेएबल विद रिटर्न आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर?